न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जब तक मजबूत केस नहीं तब तक दखल नहीं, वक्फ पर सिंबल को CGI का दोष। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, अफगानिस्तान में रूस की चाल से भी खौफ में चीन। एमआई वर्सेस DC मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। इसे रिपोर्ट करती है SIT, जो कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में कर रही है जांच। कोरोना वायरस से 2 लोगों की हुई मौत, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। जब तक मजबूत केस नहीं तब तक दखल नहीं, वक्फ पर सिंबल को CGI को दो टूक। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं और केंद्र को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी है। वहीं सरकार की ओर से SG तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि तत्कालीन CGI ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्या दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते। यह वक्फ भूमि पर कब्जे के बारे में है। साथ ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाँ, कोई भी नुकसान सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। दोनों के सवालों के बाद SG मेहता ने तत्कालीन CGI संजीव खन्ना द्वारा दर्ज किए गए आदेश को सुनवाई के दौरान पढ़े। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। मेरा अनुरोध है कि इस केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। कोर्ट द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में डी नोटिफाइड नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर द्वारा हो या कार्य के लिए हो, जब तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाए। कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वो प्रभावी नहीं किया जाएंगे। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों। याचिकाकर्ताओं में एम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा ए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी और अन्य शामिल हैं। इन्होंने संक्षिप्त नोट दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उनकी मुख्य चिंता वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। केंद्र ने अपनी 1332 पेज की प्रारंभिक हलफनामे में कहा कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई, जिसे रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी था। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा देने का आरोप लगाया है। ये सुनवाई वक्फ कानून की संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अहम फैसले को दिशा में कदम है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं और केंद्र को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी है। वहीं सरकार की ओर से SG तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि तत्कालीन CGI ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्या दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते। यह वक्फ भूमि पर कब्जे के बारे में है। साथ ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाँ, कोई भी नुकसान सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। दोनों के सवालों के बाद SG मेहता ने तत्कालीन CGI संजीव खन्ना द्वारा दर्ज किए गए आदेश को सुनवाई के दौरान पढ़े। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। मेरा अनुरोध है कि इस केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। कोर्ट द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में डी नोटिफाइड नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर द्वारा हो या कार्य के लिए हो, जब तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाए। कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वो प्रभावी नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों। याचिकाकर्ताओं में एम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा ए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी और अन्य शामिल हैं। इन्होंने संक्षिप्त नोट दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उनकी मुख्य चिंता वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। केंद्र ने अपनी 1332 पेज की प्रारंभिक हलफनामे में कहा कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई, जिसे रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी था। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा देने का आरोप लगाया है। ये सुनवाई वक्फ कानून की संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अहम फैसले को दिशा में कदम है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं और केंद्र को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी है। वही सरकार की ओर से SG तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि तत्कालीन CJI ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्या दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते। यह वक्फ भूमि पर कब्जे के बारे में है। साथ ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाँ, कोई भी नुकसान सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। दोनों के सवालों के बाद SG मेहता ने तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा दर्ज किए गए आदेश को सुनवाई के दौरान पढ़े। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। मेरा अनुरोध है कि इस केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। कोर्ट द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में डी नोटिफाइड नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर द्वारा हो या कार्य के लिए हो, जब तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाए। कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वो प्रभावी नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों। याचिकाकर्ताओं में एम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा ए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी और अन्य शामिल हैं। इन्होंने संक्षिप्त नोट दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उनकी मुख्य चिंता वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। केंद्र ने अपनी 1332 पेज की प्रारंभिक हलफनामे में कहा कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई, जिसे रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी था। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा देने का आरोप लगाया है। ये सुनवाई वक्फ कानून की संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अहम फैसले को दिशा में कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, अफगानिस्तान में रूस की चाल से भी खौफ में चीन। तालिबान पाकिस्तान में आज करा पाएगा दोस्ती। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आज बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन की पोल खुल गई। पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए और संप्रभुता की रक्षा का वादा किया, लेकिन इसके बाद भी भारत ने जोरदार प्रहार करके अपने इरादे साफ कर दिए। अब पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए दूसरा मोर्चा खोल सकता है। पाकिस्तान का यह डर तब और बढ़ गया जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अभी हाल ही में पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी से बात की। पाकिस्तान के इस डर को दूर करने के लिए चीन अब आगे आया है। चीन में तालिबानी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मिल रहे हैं और इसमें भारत को लेकर प्रमुखता से बातचीत होने जा रही है। वही चीन के डर की एक वजह रूस भी है, जो भारत का दशकों से करीबी दोस्त है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान के बीच यह दूसरी त्रिपक्षीय मीटिंग है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। अब उनका चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मिलने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि वांग ई पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कम करने पर जोर देंगे और अफगानिस्तान पर दबाव डालेंगे। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, जो पाकिस्तान सेना और चीन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं। चीन की कोशिश है कि सीपीएससी को पाकिस्तान से बढ़ाकर अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए, जो BRI का हिस्सा है। इससे पहले काबुल में भी तीनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच दोस्ती कराने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत लगातार तालिबान पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं चीन को रूस का भी डर सता रहा है, जो अफगानिस्तान में तेजी से पहुंच बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने तालिबान को लेकर कई बैठकें आयोजित की है। इसमें भारत को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। चीन की नज़र अफगानिस्तान में लिथियम और सोने जैसे कई ट्रिलियन डॉलर के खजाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान सरकार से गुहार लगाई थी कि वह पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ जांच की इस्लामाबाद की मांग को सपोर्ट करे, लेकिन काबुल की सरकार ने ऐसा नहीं किया। असल में तालिबान भी पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों से परेशान है। तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ कई बार उसकी लड़ाई की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आज बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन की पोल खुल गई। पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए और संप्रभुता की रक्षा का वादा किया, लेकिन इसके बाद भी भारत ने जोरदार प्रहार करके अपने इरादे साफ कर दिए। अब पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए दूसरा मोर्चा खोल सकता है। पाकिस्तान का यह डर तब और बढ़ गया जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी से बात की। पाकिस्तान के इस डर को दूर करने के लिए चीन अब आगे आया है। चीन में तालिबानी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मिल रहे हैं और इसमें भारत को लेकर प्रमुखता से बातचीत होने जा रही है। वही चीन के डर की एक वजह रूस भी है, जो भारत का दशकों से करीबी दोस्त है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान के बीच यह दूसरी त्रिपक्षीय मीटिंग है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। अब उनका चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मिलने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि वांग ई पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कम करने पर जोर देंगे और अफगानिस्तान पर दबाव डालेंगे। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, जो पाकिस्तान सेना और चीन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं। चीन की कोशिश है कि सीपीएससी को पाकिस्तान से बढ़ाकर अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए, जो BRI का हिस्सा है। इससे पहले काबुल में भी तीनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच दोस्ती कराने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत लगातार तालिबान पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं चीन को रूस का भी डर सता रहा है, जो अफगानिस्तान में तेजी से पहुंच बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने तालिबान को लेकर कई बैठकें आयोजित की है। इसमें भारत को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। चीन की नज़र अफगानिस्तान में लिथियम और सोने जैसे कई ट्रिलियन डॉलर के खजाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान सरकार से गुहार लगाई थी कि वह पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ जांच की इस्लामाबाद की मांग को सपोर्ट करे, लेकिन काबुल की सरकार ने ऐसा नहीं किया। असल में तालिबान भी पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों से परेशान है। तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ कई बार उसकी लड़ाई की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आज बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन की पोल खुल गई। पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए और संप्रभुता की रक्षा का वादा किया, लेकिन इसके बाद भी भारत ने जोरदार प्रहार करके अपने इरादे साफ कर दिए। अब पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए दूसरा मोर्चा खोल सकता है। पाकिस्तान का यह डर तब और बढ़ गया जब भारतीय विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने अभी हाल ही में पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी से बात की। पाकिस्तान के इस डर को दूर करने के लिए चीन अब आगे आया है। चीन में तालिबानी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मिल रहे हैं और इसमें भारत को लेकर प्रमुखता से बातचीत होने जा रही है। वही चीन के डर की एक वजह रूस भी है, जो भारत का दशकों से करीबी दोस्त है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान के बीच यह दूसरी त्रिपक्षीय मीटिंग है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। अब उनका चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मिलने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि वांग ई पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कम करने पर जोर देंगे और अफगानिस्तान पर दबाव डालेंगे। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, जो पाकिस्तान सेना और चीन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं। चीन की कोशिश है कि सीपीएससी को पाकिस्तान से बढ़ाकर अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए, जो BRI का हिस्सा है। इससे पहले काबुल में भी तीनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच दोस्ती कराने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत लगातार तालिबान पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं चीन को रूस का भी डर सता रहा है, जो अफगानिस्तान में तेजी से पहुंच बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने तालिबान को लेकर कई बैठकें आयोजित की है। इसमें भारत को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। चीन की नज़र अफगानिस्तान में लिथियम और सोने जैसे कई ट्रिलियन डॉलर के खजाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान सरकार से गुहार लगाई थी कि वह पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ जांच की इस्लामाबाद की मांग को सपोर्ट करे, लेकिन काबुल की सरकार ने ऐसा नहीं किया। असल में तालिबान भी पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों से परेशान है। तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ कई बार उसकी लड़ाई की नौबत आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। MI वर्सेस DC मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। देखें अपडेट। मुंबई इंडियंस IPL प्लेऑफ की दौड़ में जगह बनाने की दावेदार है। अपने लिंक स्टेज के बचे हुए 2 मैचों में पहले उन्होंने अपने 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। टीम में शामिल विल जैक्स, रायन रिकलेट्स और कॉर्बिन बॉश लिंक स्टेज की आखिरी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधताओं के चलते स्वदेश लौट जाएंगे। MI ने इन खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के रूप में इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, रिचर्ड ग्लिसन और श्रीलंका के चरित असलका को चुना है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लिसन को रायन रिकलेट्स की जगह 1 करोड़ रुपए की कीमत पर शामिल किया गया है। चरित असलका को 75 लाख रुपए की कीमत पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। वे कॉर्बिन बॉश की जगह टीम में चुने गए हैं। जैक्स की जगह इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को टीम में शामिल किया गया है, जिनकी कीमत 5.25 करोड़ रुपए है। अगर मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगी तो ये तीनों खिलाड़ी प्लेऑफ चरण से भी टीम का हिस्सा होंगे। अब सिर्फ मुंबई या दिल्ली में से कोई एक टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। 21 मई को होने वाला मैच जो टीम जीतेंगी उसके प्लेऑफ में खेलने की चांस बढ़ जाएंगी, लेकिन हारने वाली टीम दौड़ से बाहर नहीं होगी। दोनों ही टीमों के आखिरी मैच पंजाब किंग्स के साथ मुंबई और चाहिए दोनों मैचों में जीत, या अगर दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली तो अगले मैच में पंजाब किंग्स को हराए और दिल्ली कैपिटल्स अपना अगला मैच पंजाब किंग्स से हार जाए। पंजाब को चाहिए दोनों मैचों में जीत, या मुंबई के खिलाफ हार मिली तो अगले मैच में पंजाब को हराए और मुंबई अपना अगला मैच पंजाब से हार जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। किसे रिपोर्ट करती है SIT, जो कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में कर रही है जांच। भारतीय सेना के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह ने कई आपत्तिजनक बातें कही। जब मंत्री साहब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर टिप्पणी की, साथ ही उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों की बहन तक बता दिया। इस मामले के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई है, जिसके बाद ये तय होगा कि मंत्री को राहत दी जाएगी या फिर नहीं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि SIT क्या होती है और ये किसे रिपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर जरूर रोक लगाई है, लेकिन कोर्ट ने मंत्री की माफी पर भी सवाल उठा दी। यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से SIT जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी के मंत्री की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है।
एसआईटी का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, जिसमें टॉप लेवल के अधिकारी या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठित की जाती है। हालांकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार भी एसआईटी बनाती है जिन मामलों में खास तरह की जांच जरूरी होती है, उनमें ऐसा किया जाता है। एसआईटी को हमेशा निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे किसी से भी पूछताछ करने और बातचीत करने का अधिकार होता है। इसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब उस सवाल पर आते हैं कि एसआईटी आखिर किसे रिपोर्ट करती है। एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अगर एसआईटी राज्य सरकार ने बनाई है तो ऐसे में मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाती है। कर्नल सोफी या कुरैशी के मामले में बनाई गई एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। विजय शाह मामले में बनाई गई एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। इसके अलावा इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। आमतौर पर मामला जिस राज्य का होता है उसके कोई भी अधिकारी एसआईटी का हिस्सा नहीं होते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से 2 लोगों की हुई मौत। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, ऐसे बरते हैं सावधानी। शहर की गलियों में फिर से डर का सन्नाटा पसर रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और लोगों की आंखों में चिंता की लहरें साफ झलकने लगी हैं। कई लोगों ने सोचा था कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है, लेकिन अब लगता है कि वो खतरा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल भारत में 2 लोगों की मौत हो गई और 257 मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आ रहे हैं, जिसके बाद से देश में चिंता बढ़ गई है। बता दें, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। जहां कुछ समय पहले तक लोग बिना मास्क के सड़कों पर बेझिझक घूमते नजर आ रहे थे, वहीं अब फिर से सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। कोरोना की यह नई लहर पहले जैसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी अपनी चपेट में ले सकते हैं। किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग? हल्का बुखार या गले में खराश, नाक बंद हो जाना या बहना, सिर दर्द और बदन में दर्द, थकान महसूस होना, सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ होना। भीड़ भाड़ वाली जगहों, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन में मास्क जरूर लगाएं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना संक्रमण से बचा सकता है। शादियों, मेलों या अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों से फिलहाल बचना ही समझदारी है। बूस्टर डोज लेना न भूलें, खासकर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या पहले कोई बीमारी रही है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और योग को दिनचर्या में शामिल करें। कोरोना ने हमें पहले भी बहुत कुछ सिखाया था। सहनशीलता, संयम और सतर्कता बनाए रखना होगा। आज फिर वही संयम लौट आया है, जब हमें जिम्मेदारी से खुद को और बाकी लोगों को संभालना होगा। ये वायरस अब भी हमारे बीच है, लेकिन यदि हम समय रहते जागरूक हो जाए तो खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के पोस्ट का यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। डीएनए पर कर दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच डीएनए को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। इस बीच ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी पार्टी के डीएनए पर सवाल किया था। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं था तो माफी मांग लीजिए, बात खत्म करिए। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी और कहा, अखिलेश यादव जी, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई इस तरह की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने आदतन पढ़ा नहीं होगा। इस चक्कर में आपसे गलती ये हो गई कि पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुजी से टिप लिया। उन्होंने आगे लिखा, मैं तो आपसे आपकी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा था। अखिलेश जी, अगर निरुत्तर हो गए हो तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। जवाब नहीं होने पर गलती मान लेना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है। बार बार गोल पोस्ट बदलकर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले मेरे सवाल से बचने की इस छटपटाहट में तो आप और भी एक्सपोज हुए जा रहे हैं।
आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे क्यों हुए हैं? आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे क्यों हुए आप? पोस्ट में उन्होंने लिखा, क्या इसलिए ही इस मुद्दे पर बात होते ही आपकी समाजवादी पार्टी के डीएनए वाला दरवाजा किसी ऑटोमेटिक सेंसर से खुद ही खुल जाएगा? फिर एक एक कर आपके दौर के माफियाओं की तस्वीरें सामने आएंगी। फिर समाजवादी पार्टी के डीएनए में फलते फूलते आए अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं की छाया उभरने लगेगी। फिर मुजफ्फरनगर का दंगा फन हुए आस्तीन से बाहर निकल आएगा। फिर राम मंदिर की कार सेवा में हिंदुओं पर चली गोलियों की तड़ताड़ की यादें प्रदेश को सन्न कर देंगी। उन्होंने कहा, कोई अतीत अपनी कब्र से निकलकर ये दावा करने लगेगा कि वो आपके और आपके पिता के बीच सुलह सफाई करवाएगा। फिर गोमती रिवर फ्रंट से करप्शन की मजब जाती गंदगी की बास आने लगेगी। फिर खनन घोटाले की फाइलें अलमारियों से निकलकर घर घर के चक्कर लगाने लगेंगी। डिप्टी सीएम ने लिखा, उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। अगर इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के डीएनए से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा शेष रह गई हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपके भ्रम दूर करने के लिए सदैव तैयार हूँ। डिप्टी सीएम ने इसके बाद एक बार फिर से डीएनए की बात को दोहराते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के डीएनए का मतलब उसके राजनीतिक इतिहास और अब तक के क्रियाकलाप से है और इसलिए डीएनए का ये सवाल बेहद प्रासंगिक हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती में बच्चू कडू का बड़ा आंदोलन, शिक्षकों के समर्थन में सरकार के जीआर की जलाई होली। किसानों के मुद्दों पर लगातार मुखर रखने वाले महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू अब शिक्षकों के समस्याओं को लेकर भी आक्रामक हो गए हैं। अमरावती के गुरुकुंज मोजरी में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 15 मार्च 2024 को जारी किए गए विवादित शासन निर्णय के खिलाफ जोरदार आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की भारी भीड़ के बीच सरकार के जीआर की प्रतीकात्मक होली जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कडू का आरोप है कि यह जीआर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद घातक है और यह मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ग्रामीण इलाकों के छात्रों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। बच्चू कडू का मानना है कि यह शासन निर्णय जिला परिषद स्कूलों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि इस निर्णय को तत्काल रद्द किया जाए। कडू के नेतृत्व के हुए इस आंदोलन के कारण अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग कुछ समय के लिए ठप हो गया। मौके पर भारी संख्या में शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और उनके समर्थक जमा हो गए, जिससे प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बच्चू कडू ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने इस शासन निर्णय को रद्द नहीं किया तो हम शिक्षा मंत्री के कक्ष में धरना देंगे। यह सिर्फ शिक्षकों का नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पूरे आंदोलन ने स्पष्ट है कि बच्चू कडू अब शिक्षकों के मुद्दे को लेकर कोई समझौता नहीं करने के मूड में है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेज हो सकता है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। विद्यार्थ्यांचा शिक्षकाचं काय नुकसान होणार आहे? काय सगळ्यात मोठं विद्यार्थ्याचं नुकसान होणार आहे। काय झालं, 61 ते 90 असं म्हणून 3 शिक्षक दिले आणि 61 ते, मी एकच सांगतो त्यातलं उदाहरण, एवढं सांगत नाही बसत, 61 ते 90 पर्यंत त्याच्यातही त्यांनी किमान मर्यादा 76 ठेवली। म्हणजे जर 75 जर असन तर तुम्हाला 3 शिक्षक भेटणार नाही, 2 भेटणार। आता 70-75 विद्यार्थ्याले जर 2 शिक्षक दिले तर शाळा चालन का? शाळा चालल्या नाही तर गावातल्या पोरीचं शिक्षण सगळं वाटोळं झाल्याशिवाय राहणार नाही। तुम्ही खाजगी शाळेमध्ये 15 विद्यार्थ्यामागे 1 शिक्षक दिला जातो। सरकारला तिजोरीतला भार कमी करायचा आहे। माझा सरळ आरोप आहे का हे सगळे अनुदानित शाळा बंद करून तिजोरीचा भार कमी करून इथे अदानी अंबानीच्या घशात ह्या शिक्षण क्षेत्र घालण्याचा व्यवस्थित प्लॅन आहे आणि तो आम्हाला हाणून पाडायचा आहे। पहिले जातीनुसार शिक्षण भेटत नव्हतं, आता पैसा नाही म्हणून चांगलं शिक्षण भेटत नाही, दर्जेदार शिक्षण तर देऊ शकलेच नाही। पण आपण जर पाहिलं राईट टू एज्युकेशन मध्ये काय म्हटलं आहे, राईट टू एज्युकेशन म्हटलं आहे का 1 ते 14 पर्यंत म्हणजे 6 ते 14 पर्यंत सगळ्यांना शिक्षण हे अनिवार्य आहे। आणि तुम्ही सगळ्यांना शिक्षण अनिवार्य म्हणता आणि एक विद्यार्थी नसला तर शिक्षक कमी करताय, तर राईट टू एज्युकेशनच्या कायद्याचं उल्लंघन सरकारनं या कायद्याच्या माध्यमातून केलेलं आहे। त्याचा आम्ही विरोध करू आणि हे जर तातडीनं हा शासन निर्णय मागे घेतला नाही, याच्या दुरुस्त्या जर केल्या नाही तर पुढचं आंदोलन थेट शिक्षण मंत्र्याच्या मंत्रालयात झाल्याशिवाय राहणार नाही।
हम तुम्हारे साथ हैं। जनशक्ति प्रशासन तुम्हारे साथ है। आत्ता भेटते सरकारचा करायचं काय? तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनशक्ति जनशक्ति प्रशासन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में शिवसेना शिंदे गुट के युवा नेता की कार पर फायरिंग, गोली शीशा तोड़कर घुसी, मचा हड़कंप। शिवसेना शिंदे युवा सेना के नेता नीलेश राजेंद्र घारे घटना के समय अपने सहकर्मियों के साथ गणपति मठ स्थित जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद थे। अज्ञात लोगों ने तभी कार पर फायरिंग की। महाराष्ट्र के पुणे महानगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि पुणे में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात शिवसेना शिंदे गुट युवा सेना के पुणे प्रमुख नीलेश राजेंद्र घारे की कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। यह घटना पुणे के वारजे मालवाड़ी की है। फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मच गया। सौभाग्यवश इस हमले में कोई हताहत नहीं। पुणे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के समय शिवसेना शिंदे पुणे इकाई के प्रमुख नीलेश राजेंद्र घारे अपने सहकर्मियों के साथ गणपति मठ स्थित जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद थे। तभी बाहर खड़ी उनकी कार अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया और कई राउंड फायरिंग की। रविवार की रात करीब 12 बजे बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने युवा सेना के पुणे प्रमुख नीलेश घारे की काली कार पर गोलियां चला दी। इस घटना से राजनीतिक हमलों को हलचल मच गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीवर ट्यूमर से लड़ रही है दीपिका कक्कड़, जाने क्या है ये जानलेवा बीमारी और इसके लक्षण। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के लीवर ट्यूमर से जूझने की खबर ने उनके चाहने वालों को चिंता में डाल दिया है। हमेशा मुस्कुराने वाली दीपिका ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। अब जब वह इस मुश्किल घड़ी से गुजर रही है तो उनके फैंस और करीबों की दुआएं उनके साथ है। इस बीच उनका एक नया वीडियो सामने आया है। इन वीडियो में दीपिका पहले व्हीलचेयर पर दिख रही है और फिर वह अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही है। शोएब और दीपिका की मां उन्हें दिलासा देते दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस को लीवर ट्यूमर होने की खबर के बाद से लोग यह जानना चाह रहे हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। बेत इजराइल डेकोरेशन मेडिकल सेंटर के मुताबिक लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। लीवर में जब कोई गांठ या असामान्य बढ़ोतरी होती है तो उसे लीवर ट्यूमर या हेपेटिक ट्यूमर कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो कैंसर नहीं होता लेकिन अगर बहुत बड़ा हो जाए तो शरीर में तकलीफ पैदा कर सकता है, और मैग्नेट ट्यूमर घातक और कैंसर होता है जो आसपास के अंगों में फैल सकता है या शरीर के दूसरे हिस्सों तक जा सकता है। लीवर ट्यूमर होने पर शरीर में कुछ खास लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं और शुरुआत में हल्के भी हो सकते हैं। उम्र, पेट में दर्द, खासकर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में रह सकते, बार बार उल्टी आने या जी
मिचलाने की समस्या हो सकती है, पेट भारी लग सकता है या उसमें सूजन आ सकती है, त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ सकता है, शौच का रंग सफेद या मिट्टी जैसा दिख सकता है, बिन वजह अचानक वजन कम हो सकता है, भूख कम लगना और हर समय थका थका या कमजोरी महसूस करना आदि इसके लक्षण है। लीवर ट्यूमर का इलाज बीमारी की स्टेज, प्रकार और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर ट्यूमर छोटा है और लीवर ठीक से काम कर रहा है तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाया जा सकता है। कुछ मामलों में लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। साइबर नाइफ जैसी मशीन से रेडिएशन देकर ट्यूमर को हटाया जाता है। कीमो एब्लोजाइजेशन और रेडियो एबोलाइजेशन तकनीकों से कैंसर कोशिकाओं को सीधे निशाना बनाया जाता है। अब नया तरीका कीमोथेरेपी मौजूद है। अगर कैंसर शरीर के किसी और हिस्से से लीवर में फैला है तो उसका भी इलाज किया जाता है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।